हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में परफॉर्म हो रही है तो उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है। मतलब वो जो एक्टिविटी हो रही है उसके अमाउंट को, उसकी टाइमिंग को और उसकी प्लेस को, मतलब कब उस पार्टिकुलर प्लेस पे वो एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी। हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, सर से पैर तक, और इसमें बहुत सारी प्रोसेस हो रही हैं। तो इनसाइड द बॉडी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रेगुलेट करना ही फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है। मतलब क्या है कि मान लीजिए एक कोई एक्टिविटी है, जैसे कि जैसे ही हमने खाना खाया तो खाना खाते ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और डाइजेशन स्टार्ट होने का मतलब है कि क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए हमको। तो ये जो एंजाइम्स फॉर्मेशन होगी वो कितनी ज्यादा होगी, कहां कहां पे होगी और किस समय होगी, ये जरूरी है ना। क्योंकि हो सकता है आपने खाना क्या खाया हो, ज्यादा ना खाया हो, कम खाया हो या फिर ना खाया हो। तो अगर एंजाइम लगातार आते रहेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अननेसेसरी है बॉडी के लिए। तो डाइजेशन करने के लिए कितनी क्वांटिटी में, किस समय और कहां पर कौन सा एंजाइम आएगा ये जरूरी है। एंजाइम्स ज्यादा भी नहीं बनाने हैं और एंजाइम्स बहुत कम भी नहीं बनाने हैं। एक स्टेबल सिनेरियो रखना है बॉडी के अंदर, एक स्टेबल इन्वायरमेंट देना है बॉडी को, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। समझ में आया? वही ये बात कही जा रही है। कोई भी एक्टिविटी होगी तो हम इसमें से दो तीन एग्जांपल लेके आज इसको समझेंगे फीडबैक मैकेनिज्म को। डिफिनीशन क्या कहती है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट रेगुलेट द टाइमिंग, प्लेस एंड अमाउंट ऑफ एक्टिविटी। जब मैं अमाउंट ऑफ एक्टिविटी की बात करता हूं, एक मिनट रुक जाना, पेन नहीं चल रहा है। ओके। जब मैं अमाउंट ऑफ एक्टिविटी की बात करता हूं तो इस एक्टिविटी में क्या क्या हो सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपके नर्व इंपल्सेस हो सकती हैं। इस एक्टिविटी में आपके हॉर्मोन्स हो सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपके एंजाइम्स हो सकते हैं, है ना। सारी प्रोसेसेस ये जो हो रही है हमारी बॉडी में, इनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और ये जो इनका रेगुलेशन चलता है इसी को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की और क्या क्या डिफिनीशंस हो सकती हैं। It is the process in which part of the output of a system is returned to its input in order to regulate its further output. इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई एक्टिविटी हो रही है। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं समझता हूं, अभी ठंड आ रही है तो इससे पहले गर्मी थी। सोचो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है आपको और आप अपने कमरे में जाते हो तो ऑफकोर्स वहां भी कमरा गर्म ही होगा। कमरे में एक बार आप क्या करते हो, इंटर करते हो, और इंटर करने के बाद आप क्या ऑन करते हो, एसी ऑन करते हो। हमें अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस में क्या लेना है, रूम का टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर अभी क्या है, अभी बहुत गर्म है, बहुत हॉट है। हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में रहना पसंद करती है। जो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो हमारी बॉडी वहां पे अच्छा फील करती है, उसको अच्छा लगता है। उससे ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी को क्या लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है। और उससे अगर लो हो गया तो हमारी बॉडी को क्या लगने लगता है, ठंड लगती है। आपने एसी देखा है ना, 22-24 के आसपास बढ़िया एकदम चलता है, मस्त मजा आती है ना। वैसा ही है। तो सोचो रूम टेम्परेचर, एक एग्जांपल ले रहा हूं समझिएगा। रूम टेम्परेचर को अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस में रखना और सोचो मेरे साथ। जब आप कमरे में गए तो अभी कमरा क्या है, कमरा गर्म है। कमरा गर्म है तो आप गए, आपने एसी चला दिया। एसी चला दिया तो अब एसी की वजह से उससे ठंड हवा आ रही है। तो अब क्या होगा, ये जो कमरा है, ये कमरा क्या हो जाएगा, धीरे 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 ठंडा हो जाएगा।
फिर एक समय आएगा बहुत ठंडा हो जाएगा। जब बहुत ठंडा हो जाएगा तो आप क्या कर दोगे, एसी को बंद कर दोगे। तो आपने किया क्या, आपने एक्चुअली रूम के टेम्परेचर को मेंटेन किया। मेंटेन कौन से टेम्परेचर पे, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। एक स्टेबिलिटी दी, पहले बहुत गर्म था, फिर उसको लो किया, लो किया, और एक समय आएगा बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तो आपको ठंड लगने लगेगी, उसके बाद तुरंत क्या करोगे, आप एसी को बंद कर दोगे। तो एक्चुअल में रूम टेम्परेचर का जो रूम टेम्परेचर है, मान लो ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी तो है, तो इस रूम टेम्परेचर वाली एक्टिविटी को आपने क्या किया, मेंटेन किया। और इस एक्टिविटी को जब आपने मेंटेन किया, ध्यान से सुनिए, तो ये जो रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो फीडबैक दे रहा है बार बार, वो रूम का खुद का टेम्परेचर ही दे रहा है। मतलब टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो वो फीडबैक देता है, और जब टेम्परेचर लो होता है वो फीडबैक देता है कि भैया मेरा अमाउंट ज्यादा हो गया है या मेरा अमाउंट बहुत कम हो गया है। समझ में आया? वही बात यहां पे लिखी हुई है, इट इज द प्रोसेस इन विच पार्ट ऑफ द आउटपुट, मतलब वही जिस एक्टिविटी को आप परफॉर्म कराना चाहते हो या हो रही है, उस एक्टिविटी में जो आउटपुट आ रहा है वही एक्चुअली में रिटर्न करता है, फीडबैक देता है अपने आप को रेगुलेट कराने के लिए। गेटिंग? समझ में आ गया होगा आई थिंक। फीडबैक मैकेनिज्म एक फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है जिसमें लिविंग बॉडी, एक डिफिनेशन ये भी हो सकती है, दैट वर्क्स टू रिटर्न द बॉडी टू इट्स नॉर्मल इंटरनल स्टेट आर कॉमनली नोन एज होम्योस्टेसिस। तो ये तो बाहर वाला एग्जांपल हमने ले लिया था। अंदर वाले एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में भी बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। वो एक्टिविटी कभी ज्यादा ना हो और कभी बहुत कम ना हो, उनको भी रेगुलेट करना पड़ेगा फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। समझ में आया? आगे बढ़ें। अब जो ये फीडबैक मैकेनिज्म है ये दो प्रकार से हो सकता है, एक पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, एक निगेटिव फीडबैक हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक मतलब कि जो एक्टिविटी हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है उसको और ज्यादा बढ़ाना। पॉजिटिव मतलब क्या, कि जो ऑलरेडी हो रहा है उसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाते जाओ, ऐसा सिग्नल ब्रेन को दो। मतलब तुम खुद सोचो कि एसी का जो मतलब जो हमारा रूम था जिसका टेम्परेचर बहुत लो हो गया था, हम क्या करें, हम एसी को और बढ़ा दें, मतलब टेम्परेचर को और लो कर दें और लो कर दें। तो ये लगातार क्या देते जा रहे हो, पॉजिटिव फीडबैक देते जा रहे हो। फीडबैक दे कौन रहा है, टेम्परेचर ही फीडबैक दे रहा है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो जब हो रही होती हैं तो उनको और बढ़ाया जाता है और बढ़ाया जाता है और बढ़ाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जब भी कभी आपको ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत होती है, ब्लड क्लॉटिंग मतलब जहां पर अगर आपको एक सिंपल कहीं पे कट लग जाए, सिंपल कहीं पे क्या लग जाए, कट लग जाए, तो ब्लड बाहर आ रहा है, उस ब्लड को रोकने के लिए क्लॉट बनाना पड़ता है। उस क्लॉट को बनाने के लिए प्लेटलेट्स लगते हैं। उस समय प्लेटलेट्स को ज्यादा से ज्यादा फॉर्म करना और वहां पर जहां पर कट लग गया है एक्यूमुलेट करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक चलता है। मतलब जो एक्टिविटी हो रही है वो और ज्यादा हो और ज्यादा हो और ज्यादा होती जाए। समझ में आया? जब भी कभी प्रेगनेंसी के बाद पार्चुरेशन होता है, जिसे हम डिलीवरी बोलते हैं, बेबी जब डिलीवर किया जाता है, उस समय भी पॉजिटिव फीडबैक्स होते हैं। बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में सेक्रेट करने पड़ते हैं, मतलब पहले भी वो आ रहे हैं, उनको और बढ़ाया जाता है और बढ़ाया जाता है और बढ़ाया जाता है। समझ में आया? जनरली पर बॉडी जो है वो निगेटिव फीडबैक लेती है ना। मैंने बताया पॉजिटिव फीडबैक भी चलता है, मतलब जो एक्टिविटी हो रही है उसको और ज्यादा बढ़ाइए और ज्यादा बढ़ाइए और ज्यादा बढ़ाते जाइए। निगेटिव फीडबैक भी चलता है। निगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि जो एक्टिविटी मतलब हो रही है इतनी ज्यादा जब हो जाएगी तो वही एक निगेटिव फीडबैक दे देगी कि अब हमें आगे जरूरत नहीं है, इस प्रोसेस को रोक दो या फिर धीरे कर दो। समझ में आया? जैसे कि जब रूम का टेम्परेचर बहुत लो हो गया तो ये जो लो टेम्परेचर था इसने खुद फीडबैक दे दिया कि अब क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है, क्योंकि हम मेंटेन रह पाते हैं अपनी बॉडी को 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में।
तो जब इससे लो टेम्परेचर जाता है तो टेम्परेचर खुद क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देने लगता है हमको, और हम क्या कर देते हैं, एसी को बंद कर देते हैं। तो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो जब एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में वो आएंगे। वो एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है ना, सिग्नल्स हो सकते हैं, मतलब नर्व इंपल्सेस हो सकती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की बात कर रहा हूं मैं, मतलब न्यूरॉन्स की, नर्वस सिस्टम की। तो उस समय पार्टिकुलरली वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आएंगे, और बाद में वही अमाउंट में जो आए हैं वो पार्टिकुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो पार्टिकुलर हार्मोन्स, वही क्या करेंगे, निगेटिव फीडबैक दे देंगे कि अब हमको जरूरत नहीं है। और ये सब होता क्यों है, ये सब होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक स्टेबल इन्वायरमेंट रहे। मान लीजिए ये एक पार्टिकुलर एंजाइम है हमारी बॉडी में, इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में होना भी बुरा है और बहुत कम होना भी बुरा है, तो इसको एक मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए हमारी बॉडी फीडबैक लेती रहती है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव फीडबैक है वो क्या करता है, इनकरेजेस आर स्ट्रेंथन्स बिहेवियर, बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है, मतलब जो चीज हो रही है एक्टिविटी उसको और बढ़ाता है। और निगेटिव फीडबैक क्या करता है, बिहेवियर को डिस्करेज करता है, मेंटेन करता है। मैंने घटाने की बात नहीं कही है, मैंने मेंटेन की बात की है। सोचो अगर एक कोई एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी जब परफॉर्म हो रही है आपसे, जैसे मान लो अभी आप एक्साइटमेंट में नहीं हो, अभी चुपचाप बैठकर मुझसे पढ़ रहे हो, पर जब एक्साइटमेंट में होगे तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ा ही रहना चाहिए हमेशा, नहीं, उसको क्या करना है, लो करना है। तो बढ़ाने के लिए तो ठीक है, पार्टिकुलर हार्मोन्स आएंगे, है ना, स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना, वो क्या करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे। उस समय जरूरत है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा होना चाहिए, बॉडी को नीड है। लेकिन उसके बाद निगेटिव फीडबैक जाएगा और फिर से वो स्टेबल अपने लेवल पे आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, निगेटिव फीडबैक क्या करता है, जो एक्टिविटी हो रही है उसको लो करता है, और सबसे ज्यादा यही देखा जाता है, हर एक्टिविटी में यही देखा जाता है, मोस्टली आपकी बॉडी में ज्यादातर यही एक्टिविटी होती है, और ये एक्चुअल में करती क्या है, स्टेबल एनवायरनमेंट देती है, मेंटेन करती है उसको। गेटिंग? आगे बढ़ें, और हम क्योंकि क्लास 10th के अंडर में इसको देख रहे हैं, तो हम इंडोक्राइन सिस्टम को समझेंगे, क्योंकि वही फीडबैक मैकेनिज्म में हमको समझाया गया है। तो इंडोक्राइन सिस्टम देखो, इंडोक्राइन सिस्टम में आप क्या बनाओगे, हार्मोन्स बनाओगे ना, हार्मोन्स बनाओगे। तो वही बातें हैं, देखो क्या हो रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म है एंडोक्राइन सिस्टम में जो रेगुलेट करता है हार्मोन प्रोडक्शन को थ्रू अ लूप। लूप मतलब वो जो हार्मोन फॉर्मेशन हो रही है और फिर वही हार्मोन पार्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, फिर एक समय आएगा, एक लिमिट आएगी, उस लिमिट के बाद वही हार्मोन निगेटिव फीडबैक दे देगा। तो ये क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है, उस लूप की बात हो रही है। दैट मेंटेन्स अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के अंदर एक स्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन लेवल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबका एक प्रॉपर स्टेबल एनवायरनमेंट में होना जरूरी है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी हमारी बॉडी को जरूरत हो कुछ ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करने की, पर उसको होने के बाद हमें स्टेबल एनवायरनमेंट में फिर लौट आना है, हमारी बॉडी को नॉर्मल एटमॉस्फेयर, सॉरी नॉर्मल एनवायरनमेंट जो है वहां का, हमारी बॉडी के अंदर की बात हो रही है, उसको क्या करना है, लौट आना है। दीज लूप्स आर प्राइमरली निगेटिव। मैंने यहां पे आपको बताया था कि ज्यादातर हमारी बॉडी में निगेटिव फीडबैक चलते हैं, मतलब एक्टिविटी ज्यादा होती है फिर उसको निगेटिव करना पड़ता है। पॉजिटिव फीडबैक के बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव मतलब जो एक्टिविटी हो रही है कुछ और रिलीज हो कि और ज्यादा एक्टिविटी हो, वो और ज्यादा, जैसे कि पार्चुरेशन, ब्लड क्लॉटिंग, ये सब मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं। These loops are primarily negative feedback which inhibit further hormone release। वही बातें हो गई अब तो, है ना। When levels are adequate, adequate मतलब पर्याप्त, and less commonly positive feedback, positive feedback भी चलते हैं, ठीक है, which stimulates more hormone release in response to a stimulus up to your level। आपको सिर्फ निगेटिव फीडबैक ही ध्यान में रखना है कि जनरली निगेटिव फीडबैक चलता है। कोई एक्टिविटी ऑलरेडी आपकी बॉडी में है, उसको जब ज्यादा करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिकुलर हार्मोन, पार्टिकुलर एंजाइम से पार्टिकुलर कुछ भी लाना पड़ेगा, वो एक्टिविटी ज्यादा होगी, और वो एक्टिविटी ज्यादा जब होगी तो यही जो एक्टिविटी ज्यादा हो गई, इसी ने क्या कर लिया, निगेटिव फीडबैक दे दिया। किसको, सीएनएस को दिया होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया होगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को दिया होगा, ये जो
खोपड़ा है ऊपर, इसके पास गया होगा और इसने क्या किया, इसने उसको सिग्नल दिया कि भैया अब मत बनाओ हार्मोन। तो ऑलरेडी जब हार्मोन नहीं होंगे, एंजाइम नहीं होंगे, तो फिर से क्या आ जाएगा, फिर से स्टेबल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। समझ में आया? दिस प्रोसेस इंश्योर्स हार्मोन लेवल। तो इससे कुल मिला के होता क्या कि हमारी बॉडी में जब भी कभी जरूरत होती है किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी को एक्सेसिव परफॉर्म करने की, तो एक्टिविटी भी हो जाती है और उसके बाद लो भी हो जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म है कुल मिला के, जो चीज फॉर्म हो रही है वही फीडबैक दे देती है कि अब जरूरत नहीं है। दिस प्रोसेस इंश्योर्स हार्मोन लेवल आर केप्ट विद इन ए स्पेसिफिक रेंज। क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वहां पर हम फीडबैक मैकेनिज्म देखेंगे हार्मोन्स का। दिस प्रोसेस इंश्योर्स हार्मोन लेवल आर केप्ट विद इन स्पेसिफिक रेंज बाय हैविंग द हार्मोन्स अफेक्ट सिग्नल बैक टू द ग्लैंड्स टू एडजस्ट प्रोडक्शन। ग्लैंड से हार्मोन आ रहे हैं, अब नहीं आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर का। सोचो आपकी बॉडी में जो भी आप खाना खाते हो, है ना, मोस्टली वो ग्लूकोज में टूटता है और आपके ब्लड वेसल में जाता है। इसीलिए मैंने यहां लिखा है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है, इसको समझिएगा पहले। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब आपने क्या कर लिया है, अभी अभी खाना खाया है, अभी अभी जब आप खाना खा रहे हो तो क्या होगा, 2 घंटे बाद खाना टूटेगा, फिर एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल तक पहुंचेगा। अब ब्लड में जब एब्जॉर्ब कर लिया गया है खाना, तो उस समय ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होगा। वही बात कह रहा है, समझो इसको क्या होता है। अब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो उसी समय पैंक्रियाज पता है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टोमक के नीचे, वो रिलीज करेगा इंसुलिन। क्या रिलीज करेगा? इंसुलिन। समझ में आया? ये एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। पैंक्रियाज की बीटा सेल्स क्या करती हैं? रिलीज करती हैं इंसुलिन हार्मोन। पैंक्रियाज की बीटा सेल रिलीज करती हैं इंसुलिन हार्मोन्स, और ये हार्मोन जो है वो जाएगा 2 लोगों के पास। एक ब्लड वेसल के पास जाएगा इंसुलिन हार्मोन, और क्या करेगा, ग्लूकोज को उठाएगा और सेल के अंदर फेंक देगा। ठीक है, ग्लूकोज को उठाएगा और सेल के अंदर फेंक देगा। दूसरा, ये लीवर के पास जाएगा और लीवर को सिग्नल देगा कि भैया आप ऐसा करो, ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि सारा ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं डालना, क्योंकि सेल के अंदर वही ग्लूकोज जाएगा जो क्या हो, जिसको तोड़कर एनर्जी बनानी हो। बाकी जो भी ग्लूकोज है उसको आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। और ग्लूकोज को जब खाने को आप स्टोर करते हो अपनी बॉडी में, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्लाइकोजन। क्या नाम है? ग्लाइकोजन। ये क्या है? स्टोर्ड फूड है हमारी बॉडी में, स्टोर्ड फूड है। लीवर के पास जाएगा, क्योंकि लीवर जो है वो स्टोर करता है एक्सेसिव फूड को जो हम खाते हैं, तो लेकिन वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो ओवरऑल इंसुलिन ने किया क्या, इंसुलिन ने ग्लूकोज लेवल को ब्लड में क्या कर दिया, घटा दिया। घटाने के लिए उसने 2 काम किए। पहला तो ग्लूकोज को उठाया और सेल के अंदर डाल दिया, और दूसरा लीवर के पास गया और लीवर को स्टिमुलेशन दिया। स्टिमुलेशन मतलब सिग्नल दिया कि भैया आप क्या करो, आप एक्सेसिव ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दो ग्लाइकोजन में। सो ओवरऑल व्हाट वी आर वॉचिंग हेयर कि ब्लड ग्लूकोज जो ब्लड वेसल है उसमें ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, लगातार घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। वही यहां बात लिखी जा रही है। इन दोनों एक्टिविटी से होगा क्या, ये देखो, ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उससे ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये आधी बात है अभी। ठीक है, अब देखो, जब ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर पैंक्रियाज की और भी सेल्स हैं जिनका नाम क्या है, अल्फा सेल। वो रिलीज करेंगी एक और हार्मोन, उसका नाम है ग्लूकागॉन। वो ग्लाइकोजन है, ये ग्लूकागॉन है, दोनों अलग अलग है। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ये जाएगा लीवर के पास, और जो आपका ये जो ग्लूकोज जिसको आपने ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर लिया था, उसको तोड़ेगा
और उसको तोड़कर फिर से ब्लड वेसल में डाल देगा। तो फिर से जब ब्लड वेसल में उसको तोड़ के डाल देगा, किसको? ग्लाइकोजन को। प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। समझ में आया? फिर से उसको तोड़ के डाल देगा तो अब फिर से ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब फिर से बढ़ जाएगा तो ओवरऑल ये क्या करेगा? ये इसको बढ़ा देगा ग्लूकोज को, और ये क्या करेगा? ये इसको घटा देगा। तो ओवरऑल एक घटा रहा है, एक बढ़ा रहा है, तो स्टेबिलिटी है ना भाई। एक बढ़ा रहा था तो एक घटा रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? स्टेबल रहेगा ग्लूकोज का लेवल ब्लड में। समझ में आया? तो एक्चुअल में क्या होता है, ब्लड में जब भी ग्लूकोज ज्यादा होगा तो उस समय एक इंसुलिन रिलीज होगा पैंक्रियाज के द्वारा, और इंसुलिन इतना ज्यादा जब रिलीज हो जाएगा, जब ऑलरेडी ब्लड से ज्यादातर ग्लूकोज कहां पहुंच गया होगा? सेल के अंदर, तो उस समय इंसुलिन एक निगेटिव फीडबैक देगा। किसको? ब्रेन को। ब्रेन फिर उसको स्टिमुलस देगा पैंक्रियाज को कि पैंक्रियाज ऐसा करो भैया, आप बनाओ ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या करेगा? वो दोबारा लीवर से ग्लाइकोजन, जो कि स्टोर्ड फूड है, ग्लूकोज को जब स्टोर करना होता है तो ग्लाइकोजन बनाते हैं हम, स्टोर्ड फूड को फिर से ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज बना देगा। प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब क्या? तोड़ देना। ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हैं तो इसलिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तोड़कर फिर से ब्लड में डाल देगा। तो ओवरऑल ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपने देखा होगा उनमें इंसुलिन नहीं होता है, वो इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से लेते हैं, है ना। क्योंकि इंसुलिन नहीं होगा तो कोई ब्लड से ग्लूकोज को उठाकर सेल के अंदर डालेगा ही नहीं। क्यों डाल रहा है सेल के अंदर? क्योंकि सेल के अंदर इसी ग्लूकोज से हमको क्या बनानी है? एनर्जी बनानी है। क्या बनानी है? एनर्जी। खाने को तोड़ेंगे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? जनरली ये फॉलो होता है निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक मैंने कहा है प्राइमरली ज़्यादातर एक्टिविटीज में निगेटिव फीडबैक ही फॉलो किया जाता है। समझ में आया? और कोई एग्जांपल लें, एक एग्जांपल और ले लें। ठीक है, इसमें निगेटिव फीडबैक देगा कौन? इंसुलिन देगा। इंसुलिन की जब अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो वो खुद ही सिग्नल दे देगी। हाँ, रेगुलेशन ऑफ थायरॉक्सिन। देखो एक हार्मोन है हमारे पास यहाँ पर, हमारा जो साउंड बॉक्स है उसके पीछे, इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है इसका? थायराइड ग्लैंड। ये जो आपको दिख रहा है ना बटरफ्लाई शेप का, ये थायराइड ग्लैंड है। ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन एक्चुअल में क्या देखता है? मेटाबॉलिज्म देखता है। मेटाबॉलिज्म आप जानते हो ना? मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती हैं, आप समझना इसको। पहली बात तो मेटाबॉलिज्म में आएगा क्या? ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट? जो भी आपने खाया, न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो थायरॉक्सिन मतलब जो भी आपने खाना खाया उसको क्या करेगा? वो ब्रेकडाउन देखेगा, और जितना ज्यादा ब्रेकडाउन होगा, जितना ज्यादा खाना टूटेगा, उतना ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो जब आपको बॉडी की ज्यादा मतलब जब आपको बॉडी में ज्यादा एनर्जी की नीड होगी तो थायरॉक्सिन ज्यादा बनेगा, है ना। जब बॉडी को एनर्जी की नीड उतनी नहीं होगी तो थायरॉक्सिन कम बनेगा। इसको समझते हैं कि ये कैसे फीडबैक मैकेनिज्म में काम इसका चलता है। देखो सबसे पहले आपके पास जो ब्रेन है वहां पर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद ब्रेन में ही आपके पास एक और हार्मोन है, उसका नाम है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक हार्मोन
एक स्टिमुलस रिलीज करेगा जिसे हम बोलेंगे TRH, जिसका फुल फॉर्म है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन ये आएगा पिट्यूटरी के पास और पिट्यूटरी से बोलेगा कि तुम जाओ और यहां थायराइड ग्लैंड के पास जाकर, थायराइड ग्लैंड के पास जाकर उससे फॉर्मेशन करवाओ, किसकी? थायरॉक्सिन की। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर टीआरएस के थ्रू स्टिमुलेशन पहुंचा था पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड। जब स्टिमुलेशन जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचेगा और क्या बोलेगा कि आप थायरॉक्सिन रिलीज करो। क्या रिलीज करो? थायरॉक्सिन। और फिर थायरॉक्सिन रिलीज होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। अब थायरॉक्सिन आएगा तो क्या क्या होगा? बस वही मेटाबॉलिज्म को देखेगा। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें हैं, न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन किस अमाउंट में होना है और उसी अमाउंट में एनर्जी बनेगी। तो बॉडी को जब भी जिसके भी अकॉर्डिंग काम करना होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी तो थायरॉक्सिन ज्यादा बनेगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा। अब सोचो कि भाई उतनी एनर्जी तो हमको बनानी नहीं है, तो उतना ज्यादा थायरॉक्सिन नहीं चाहिए। मेटाबॉलिज्म क्या है? तोड़ना और एनर्जी बनाना। अब उतना ज्यादा अभी रिक्वायरमेंट है नहीं एक्चुअल में, तो क्या होगा? थायरॉक्सिन जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यही थायरॉक्सिन क्या करेगा? निगेटिव फीडबैक दे देगा। किसको दे देगा? निगेटिव फीडबैक दे देगा। भैया आप मत बनाओ, तो ये क्या कर देंगे? ये भी रुक जाएगा, ये भी रुक जाएगा, तो ये भी रुक जाएगा। है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया। यही आपका क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म है। जो भी एक्टिविटी आपकी बॉडी में हो रही है वो खुद क्या, जो उनमें एक्टिविटी हो रही है उसमें जो आउटपुट आ रहा है वही इनपुट के पास जाकर, जहां से वो आ रहा है, जिसकी वजह से वो आ रहा है, उसी को सिग्नल भेजता है कि अब रिक्वायरमेंट नहीं है, निगेटिव फीडबैक देता है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। हो गया बस। ठीक है, ये आपका पूरा फीडबैक है। हो सक आई होप आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ठीक है, कुछ ना कुछ बेहतर सीखते रहें। थैंक यू।